नमस्कार मित्रों। घटनाओं और सूचनाओं के लिए आप अखबारों पर निर्भर हैं, आप टेलीविजन चैनलों पर निर्भर हैं। लेकिन क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपके लिए जरूरी सूचनाएं और घटनाएं आप तक सीधे सीधे पहुंच रही हैं? शायद नहीं। मैं एक ऐसी ही खबर के साथ आपके सामने उपस्थित हूं जिस खबर को दबाया गया है। आरबीआई गवर्नर के बारे में एक खबर तो अखबारों के कोने में दिखाई दे रही है मुझे। मैं ये खबर पढ़कर आपको बताता हूं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लंदन सेंट्रल बैंकिंग की ओर से उन्हें यह सम्मान दिया गया है। दास ने रिजर्व बैंक का गवर्नर पद संभालने के बाद कई बड़े फैसले लिए हैं। हाल ही में उन्होंने 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने का एक बड़ा फैसला किया है। लंदन सेंट्रल बैंकिंग एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल है। उनकी ओर से गवर्नर साहब को सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन गवर्नर साहब के एक बड़े फैसले के बारे में अखबारों ने हमें कुछ नहीं बताया। और तो और जब कांग्रेस ने इस खबर को लोगों के सामने रखा, इस सवाल को लोगों के सामने जब रखा, तब भी उस सूचना को दबाने की कोशिश हुई है, क्योंकि आज अखबारों में कांग्रेस के उस बयान की खबर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जबकि अब से करीब करीब 19-20 घंटे पहले कांग्रेस ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हम सबको आगाह किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसका प्रभाव डिफॉल्टरों के ऊपर पड़ने वाला है। वो डिफॉल्टर जो देश के लाखों करोड़ों लेकर विदेश भाग चुके हैं, उन डिफॉल्टरों को समाधान योजना के तहत बैंक उन्हें माफ करने जा रहा है। और तो और बैंक न केवल उन्हें माफ करेगा बल्कि उस माफी योजना के बाद 12 महीने के बाद वो फिर से नए लोन ले सकेंगे, नया कर्ज ले सकेंगे। तो एक तरफ ये आरबीआई का एक ऐसा फैसला है जो सवाल खड़े करता है, जो हमारे आपके टैक्स से बैंकों में जो रुपए जमा है, उन पैसे को इन उद्योगपतियों, इन करोड़पतियों के ऊपर लगाया जा रहा है, जो शायद देश के हित में नहीं है। और इनके ऊपर इतने बड़े चार्जेज होने के बावजूद, इनके ऊपर बैंकों के इतने बड़े रकम को डिफॉल्ट करने के बावजूद इनके प्रति नरमी दिखाई जा रही है। तो कांग्रेस ने यह सवाल उठाया है, लेकिन यह सवाल मीडिया में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, अखबारों में इसको जगह नहीं मिल पाई है। मैं कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्से को भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब लोकसभा में डिफॉल्टर्स की सूची के बारे में सवाल पूछा जाता है, डिफॉल्टर्स के बारे में सवाल पूछा जाता है, तो सरकार की ओर से जो एक सूची पेश की जाती है, 50 डिफॉल्टर्स की जो सूची पेश की जाती है, उसमें कंपनियों के नाम लिखे होते हैं और उन कंपनियों के पीछे के चेहरे के नाम को छुपाया जाता है। एक तरीके से नहीं बताया जाता है हमें और आपको कि इसमें कौन से लोग हैं और कौन से लोग भारत सरकार का पैसा लेकर, बैंकों का पैसा लेकर विदेश भाग गए हैं और वो पैसा देने से आनाकानी कर रहे हैं। तो कंपनियों के नाम तो हमारे सामने आते हैं, लेकिन वो चेहरे सामने नहीं आते हैं, जो चेहरे मीडिया में छाए हुए हैं, जिसको लेकर सरकार के ऊपर सवाल किए जाते हैं। डिफॉल्टरों के उन चेहरों में मेहुल चौकसी का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि तमाम डिफॉल्टर्स कंपनियों के नाम तो सामने आते हैं, लेकिन उन कंपनियों के कर्ता धर्ता के चेहरे हमारे सामने नहीं है। और इसी की वजह से शायद कंपनियों को, सरकार को और संस्थाओं को ये मौका मिल जाता है कि इनको छुपाया जा सके। और रिजर्व बैंक इस वक्त यही करने जा रही है। रिजर्व बैंक के इस फैसले से इन्हीं डिफॉल्टरों को, इन्हीं बड़े चेहरों को, जिनके नाम अखबारों में सुर्खियों में थे, जो देश का पैसा लेकर भाग गए थे, जो बैंकों का पैसा लेकर भाग गए थे, उनको एक बार फिर से भारत सरकार के बैंकों में डाका डालने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। भारत सरकार के बैंकों को एक बार फिर मजबूर किया जाएगा कि 12 महीने बाद वो एक बार फिर उनको कर्ज दे। तो एक तरफ तो उन्होंने कर्ज लेकर देश से धोखाधड़ी की, बैंकों से धोखाधड़ी की, लेकिन दूसरी तरफ एक बार फिर उनको समाधान योजना के तहत उनके कर्जे को माफ करके उनको एक बार फिर से भारत सरकार के खजाने पर डाका डालने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। और इसीलिए कांग्रेस ने यह सवाल उठाया है। मैं कांग्रेस के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ले चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने इस बात को लेकर चिंता जताई है कि आरबीआई के इस फैसले से बैंकों की आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर पड़ेगा। हमारे आपके टैक्स के पैसे से जो बैंक चलते हैं, उन बैंकों के आर्थिक क्षमता पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।
लोकसभा में एक जो सवाल उठाया गया था और उसमें जो टॉप डिफॉल्टर्स की बात सामने आई थी, उसमें सवाल ये भी आया था कि 95,000 करोड़ रुपए का गबन करके 95,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर ये डिफॉल्टर्स देश छोड़ चुके हैं, इनमें से कई लोग, और सरकार इनके कर्ज माफ करने जा रही है, इनको नया कर्जा देने की जमीन तैयार कर रही है और 12 महीने बाद एक बार फिर ये कर्ज लेने की स्थिति में आ जाएंगे। ये एक दुर्भाग्यजनक पहलू है इस पूरे समस्या का। लेकिन अखबारों ने, लेकिन मीडिया संस्थानों ने, लेकिन मीडिया के बड़े बड़े चैनलों ने इस खबर को आप तक पहुंचाने में कोताही की। आप तक इन खबरों को नहीं पहुंचाया क्योंकि इससे सरकार को झटका लग सकता है, इससे सरकार को नुकसान हो सकता है, इससे सरकार की छवि को झटका लगता है। कांग्रेस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा यह भी किया है कि 6 लाख करोड़ तक का फर्जीवाड़ा हुआ है और फर्जीवाड़ा, बैंकों का फर्जीवाड़ा यूपीए सरकार के मुकाबले इस वक्त एनडीए की सरकार में बैंकों का फर्जीवाड़ा बढ़ गया है और इसकी वजह से मध्य वर्ग को जो है काफी बड़ा नुकसान हो सकता है, ऐसी जानकारी है। और इसके अलावा जो ये जो कर्जे माफ किए जा रहे हैं, इसकी वजह से सरकार ये दावा कर रही है कि एनपीए में कमी आ रही है, जबकि स्थिति यह है कि एनपीए में कमी इसलिए आ रही है क्योंकि बैंकों ने इन पैसों को जो इन फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को दिए गए थे, इन फर्जी कंपनियों को दिए गए थे, उनके कर्जों को बट्टे खाते में डाल रही है और इसीलिए शायद जो एनपीए है, जो नॉन प्रॉफिट एसेट है बैंक का, उसमें कमी दिखाई जा रही है। यानी आंकड़ों को इस तरह से मैनेज किया जा रहा है जैसे बैंकों का कर्जा, बैंकों का वो धन जो नहीं कमा रहा है, नॉन प्रॉफिट एसेट है, उसमें कमी आ रही है। एक तरह से हम देख रहे हैं कि ये सरकार जो है आंकड़ों को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रही है। इतने गंभीर आरोप के बावजूद मीडिया संस्थानों में चुप्पी है। मीडिया संस्थानों में ऐसी खबरों को लेकर एक अलग तरह की चुप्पी सामने आ रही है और इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो प्रमुख हिस्सा आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसमें ये आरोप लगाया गया है आरबीआई के ऊपर। जैसे कि आपको पता है, मोदी सरकार ने हमेशा बड़े बिजनेस पूंजीपतियों के प्रति पक्षपात करती रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अडानी ग्रुप है, जिसे लेकर हम अडानी है कौन सीरीज के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी से अनेक सवाल पूछे, 100 सवाल पूछे, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन जैसे विनीत जी ने आपको अभी बताया, एक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक नई पॉलिसी आई है और उससे पता चला है हमें कि जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों और धोखाधड़ी करने वालों, यानी कि विलफुल डिफॉल्टर्स एंड फ्रॉडस्टर्स को एक मुक्ति का रास्ता दिखाया जा रहा है, उनको क्लीन चिट दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। 8 जून 2023 को आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क फॉर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स एंड टेक्निकल राइट ऑफ्स के तहत निर्देश जारी किए। इसमें साफ लिखा है कि बैंक्स एंड अदर रेगुलेटेड एंटिटीज, आई कोट, may undertake compromise settlements or technical write-offs in respect of accounts categorized as willful defaulters or fraud without prejudice to the criminal proceeding underway। यानी कि इन्हें अब समझौता करने की अनुमति दी गई है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जिनके 6 लाख मेंबर्स हैं, इन्होंने इसका विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि it will not only lead to erosion of public trust in the banking sector but also undermine the confidence of depositors। उन्होंने ये भी कहा है कि such leniency serves to perpetuate a culture of non-compliance and moral hazard, leaving banks and their employees bearing the brunt of the losses। और याद रखिए, सिर्फ बैंक्स और उनके एम्प्लॉयज को लॉसेज नहीं झेलने पड़ेंगे, टैक्स पेयर्स और मिडिल क्लास को भी झेलने पड़ेंगे, क्योंकि अंत में ये पैसा हमारे टैक्सेस से आता है। और ये जो मॉरल हैजर्ड कह रही है, एक महत्वपूर्ण बात है, वो कह रहे हैं कि डिफॉल्टर्स को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि अगर आज आपको आपके डिफॉल्ट्स को माफ किया जा रहा है तो कल को आपको फिर से मौका मिलेगा, तो आप क्यों नहीं लेंगे और लोन्स, और फिर आगे फिर से डिफॉल्ट होने का चांस है। अब आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जैसे विनीत जी ने कहा कि मिडिल क्लास, मध्य वर्ग को निरंतर ईएमआई और कर्ज का बोझ चुकाना पड़ रहा है। उनको
अनेक परेशानियां हैं, और दूसरी तरफ विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉडस्टर्स को राहत दी जा रही है, उनके लिए एक समझौता समाधान हो रहा है। तो ये मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है, मिडिल क्लास के खिलाफ है, विलफुल डिफॉल्टर्स के पक्ष में है। ये विलफुल डिफॉल्टर्स कौन है? एक लोकसभा में पिछले साल एक क्वेश्चन आया था और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये टॉप 50 लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट है सरकार के अनुसार। इनका कुल ऋण 95,000 करोड़ से ज्यादा है और पहला नाम आता है गीतांजलि जेन्स लिमिटेड। ये है मेहुल भाई चोकसी की कंपनी। तो जैसे कि विनीत जी ने कहा, नीरव मोदी, ललित मोदी, आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, इस प्रकार के लोगों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अब हम जानना चाहते हैं कि 2 साल पहले आरबीआई की पॉलिसी में स्पष्ट था, लिखा हुआ था कि विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉडस्टर्स को शेयर बाजार में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी और फ्रेश लोन्स लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब सरकार ने ये नीति बदल दी है और इनको खुली छूट मिली है फ्रेश लोन्स लेने के लिए। जो पॉलिसी है आरबीआई की पॉलिसी, उसमें साफ लिखा है कि आफ्टर अ 12-month कूलिंग पीरियड these defaulters and fraudsters will be permitted to raise fresh loans. तो सवाल उठता है कि क्या भाजपा इन धनी फाइनेंसर्स को अपने फाइनेंशियर्स के क्लब में फिर से शामिल करने की कोशिश कर रही है? ये क्या चुनाव से संबंधित है? मैं आपको 1-2 आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जो फ्रॉड और विलफुल डिफॉल्ट्स का आर्थिक बोझ है वो इस देश पे भारी पड़ा है। बैंकिंग फ्रॉड्स अब यूपीए के शासनकाल के मुकाबले में बैंकिंग फ्रॉड्स मोदी सरकार के समय 17 गुना बढ़े हैं। 2005 और 14 के बीच बैंकिंग फ्रॉड्स लगभग 35,000 करोड़ थे। 2015 और 23 के बीच ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स की तो लिस्ट मैं आपको दिखा चुका हूं। अब जो लोन वेवर और राइट ऑफ का सवाल है, कई लोग कहते हैं कि राइट ऑफ एंड वेवर इज नॉट द सेम थिंग, लेकिन अगर आप देखें पिछले 5 साल में 2017 और 2022 के बीच इंडियन बैंक से 10 लाख करोड़ राइट ऑफ किया है। इसकी रिकवरी रेट कितनी है? 13%, यानी कि हर 8 रुपए में से सिर्फ 1 रुपया वापस आ रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट वेवर समझ लीजिए। अगर ढंग की रिकवरी हो रही होती तो कह सकते थे कि वेवर के बराबर नहीं है, लेकिन आंकड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि 8 रुपए में से सिर्फ 1 वापस आ रहा है। क्या मिडिल क्लास और आम आदमी की जो ऋण है, जिसका कर्ज है, उसमें उसको अनुमति दी जा रही है कि 8 रुपए में से बस 1 रुपया लौटाकर आपको मुक्ति प्राप्त हो जाए? ये तो नहीं हो रहा। तो अंत में बस ये कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार की नीति और नियत साफ दिखाई दे रही है। मध्य वर्ग और आम आदमी को ऋण और कर्ज का बोझ झेलना पड़ रहा है और भगौड़ों विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉडस्टर्स को समाधान समझौता दिया जा रहा है और उनके लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। थैंक यू। मोदी जी के कार्यकाल में एनपीए 365% बढ़ा है। 10 लाख करोड़ रुपए की राशि बट्टे खाते में डाली गई। टू बी प्रिसाइज 10,09,510 करोड़ रुपए की राशि बट्टे खाते में डाली गई, जिसमें से केवल 13% कर्ज वसूली हुई। खास बात यह है कि जानबूझकर ऋण चुकता नहीं करने के मामले जो यूपीए सरकार के समय में 23,000 करोड़ थे, वो आज 2,40,000 करोड़ पहुंच गए हैं। ये सीधा सीधा प्रमोशन देने वाली बात है। ये सीधा सीधा नीति की बात है कि सरकार की नीतियां ऐसी हैं जिससे विलफुल डिफॉल्टर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो धोखा कर रहे हैं हमारे पैसे के साथ, बैंकों में हमारा आम जनता का पैसा है, हमारे पैसे को कुछ चुने हुए मित्रों और धोखा करने वालों पर न्यौछावर किया जा रहा है। तो
हम सवाल पूछना चाहते हैं कि मोदी जी के टाइम पे, मोदी जी की सरकार में 38 ऐसे पूंजीपति बैंक घोटाला करके जो देश छोड़कर भागे, क्या ये जो नई नीति आई है इससे ये संख्या बढ़ नहीं जाएगी? इससे हमारा पैसा जो बैंकों में जमा है उसको लूट के जाने वालों पर मोदी सरकार इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रही है? मोदी सरकार उन पर इतनी मेहरबान क्यों है? यह सवाल देश की जनता आज मोदी जी से पूछ रही है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।